अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द MSIL। हमारी आउटलाइन के लाइन नंबर 2 के ऊपर ये कॉन्सेप्ट है MSIL के, CLR के, CTS के। तो ये वाले जो है आज हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हम लोग डिस्कस करेंगे MSIL के बारे में, यानी माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। अब इसका कॉन्सेप्ट जो है अगर आप गौर से समझे तो बहुत ही ज़्यादा ईजी कॉन्सेप्ट है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। MSIL स्टैंड फॉर द माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेजेस। इसको हम लोग IL यानी इंटरमीडिएट लैंग्वेज भी कहते हैं और इसको हम लोग कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज भी बोलते हैं। ये हमारे पास एक लो लेवल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है जो कि यूज़ की जाती है .NET फ्रेमवर्क के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जब आप लोग आप कोड लिखते हो C# में, VB.NET में या किसी भी .NET सपोर्टेड लैंग्वेज में, जब आप एक कोड लिखते हो उस कोड को आप कंपाइल करते हो, तो कंपाइल करने के बाद वो जो कोड कन्वर्ट हो जाता है वो बेसिकली MSIL लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे आपको समझाती हूँ, मान लीजिए हमारे पास जो है यहाँ पर ये एक हमारे पास क्या है, इसके ऊपर एक कोड लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको सिंपल सी यहाँ पर इस तरह से दो बनाकर दिखाती हूँ। आप चाहे तो आप इस डायग्राम को भी ड्रॉ कर सकते हैं, मैं जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको समझा रही हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोड लिखा हुआ है C# के अंदर या VB.NET में, या आप समझ सकते हैं F#, किसी भी सपोर्टेड ऐसी लैंग्वेज जो हमारी .NET को सपोर्ट कर रही है। तो ये हमारे पास किस कोड में, ये सपोर्टेड .NET सपोर्टेड लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ है। तो जब आप इस कोड को कंपाइल करोगे, एग्जीक्यूट नहीं करोगे, जब आप इस कोड को कंपाइल करोगे तो कंपाइल होने के बाद जो कोड कन्वर्ट हो जाएगा वो हमारा MSIL यानी माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग इंटरमीडिएट लैंग्वेज भी बोलते हैं या हम लोग इसको कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज भी बोलते हैं। ये हमारे पास एक लो लेवल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। अब अगर मैं आपको बताऊँ तो हमारे पास जो कोड की एग्जीक्यूशन होती है, कंपाइलेशन होती है, वो हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट होती है ना। यानी देखो, अगर मैंने C# में कोड लिखा है तो C# में मैंने एक ऐसा कोड लिखा है जो यूज़र अंडरस्टैंडेबल होता है। तो जो कोड यूज़र अंडरस्टैंडेबल होता है वो हाई लेवल कोड होता है, सोर्स कोड होता है। फिर जब इसको मैंने कंपाइल किया, इस कोड को जब मैंने कंपाइल किया तो कंपाइल होने के बाद जो कन्वर्ट हुआ वो MSIL कोड में कन्वर्ट हुआ। फिर ये जो कोड होता है ये बेसिकली हमारा लो लेवल यानी हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कोड एग्जीक्यूट होकर हमारी जो यानी इसमें बेसिकली कोई भी एप्लीकेशन होता है उसका कोड हम रन कर रहे होते हैं ना, तो फिर क्या होगा, ये कोड जो है बेसिकली एक नेटिव जो हमारे पास आती है मशीन कोड, 0 और 1 बाइनरी फॉर्म है, आप उसको नेटिव कोड भी बोलते हैं, नेटिव मशीन कोड भी कहते हैं, जो कि लो लेवल से भी लो लेवल का होता है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हमारा कंप्यूटर, हमारा कंपाइलर, हमारा सिस्टम जो है वो अंडरस्टैंड करता है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा जो है वो कोड कन्वर्ट हो रहा है MSIL में। यानी सबसे पहला आप लोगों ने याद रखना है, सबसे पहले कोड जो था वो सिंपल जो था हमारा सोर्स कोड था, हमारी किसी भी .NET सपोर्टेड लैंग्वेज में था। ठीक है, ऐसी लैंग्वेज जो .NET को सपोर्ट करती है, जैसे C# है, VB.NET है, F# है, कोई भी लैंग्वेज है। फिर जब हमने इस कोड को कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद ये कोड जो है ये माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज यानी MSIL में कन्वर्ट हुआ। फिर जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो वो क्या हो गया, वो हमारे नेटिव मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से जो है वो हमारा जो है काम करता है, हमारा जो MSIL कोड में किस तरह से कन्वर्ट होता है, हमारे बैकएंड पे क्या क्या चल रहा है हमारे सिस्टम्स के लिहाज से, तो हमारा कोड जो है वो कुछ इस तरह से ही काम करता है। ठीक है, ये आपके सामने नोट्स आपको अवेलेबल है, आप इन नोट्स से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद MSIL का .NET फ्रेमवर्क में बेसिक रूल क्या है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे रोल क्या है इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब हम लोग काफ़ी मतलब कोडिंग कर रहे हैं, हम लोग ये भी डिस्कस करते आ रहे हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है बिल्कुल आज़ाद होना। ठीक है, यानी हम किसी भी जगह पर इंडिपेंडेंट है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ मर्जी। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब है कि जो हमारा MSIL कोड होता है ना, उसको हम लोग
किसी भी जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उस पर रन कर सकते हैं। वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा विंडो भी हो सकता है, हमारा लिनक्स भी हो सकता है। इसको हम लोग डायरेक्टली किसी स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर पे डायरेक्टली रन नहीं करते हैं, बल्कि ये किसी भी, चाहे वो विंडो है, चाहे लिनक्स है, चाहे मैकोस है, किसी भी यानी हमारी जो प्लेटफॉर्म होता है उसके ऊपर हम लोग इसको इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली इसको रन कर सकते हैं। उसके बाद आता है लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी। अब जो लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी होता है, इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर मैं एक चीज़ यूज़ कर रही हूँ तो उसको उसके आगे मैं कोई और चीज़ भी यूज़ कर सकती हूँ। यानी अगर मैं बिरयानी खा रही हूँ तो मैं उस बिरयानी के साथ कोल्ड ड्रिंक भी ले सकती हूँ, यानी बिरयानी खाते खाते मैंने कोल्ड ड्रिंक भी पी ली। तो ये मेरा इंटरऑपरेबिलिटी होता है कि जब मैं एक चीज़ को यूज़ कर रही हूँ तो उस चीज़ के साथ मैं किसी दूसरी चीज़ को भी यूज़ कर सकती हूँ। तो मेरे ख्याल में बिरयानी, कोल्ड ड्रिंक की एग्जांपल सबसे बेस्ट होगी एग्जांपल। जैसे अगर मैं लैंग्वेज की बात करती हूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करती हूँ, तो अगर मैंने कोड जो है मैं उसको कंपाइल कर रही हूँ सी हैश के अंदर, कोड जो है वो मैंने सी हैश के अंदर लिखा है, तो हो सकता है कि मैं उसको अपने VB.NET के जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी सी हैश को यूज़ कर लूँ। यानी अगर मैं आप लोगों को फिर से एक डायग्रामेटिक वो में समझाऊं तो मेरे पास ये एक कोड लिखा हुआ है सी हैश के अंदर, और एक कोड जो है ये मेरा VB.NET का है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इस प्रोजेक्ट के अंदर, ये जो VB.NET का प्रोजेक्ट है इसके अंदर मैं सी हैश को भी यूज़ करूँ। अब मान लीजिए सी हैश जो क्या है वो मेरी बिरयानी है और जो VB.NET है वो मेरी कोल्ड ड्रिंक है, तो क्या करूँगी कि मैं इस बिरयानी को इसके साथ मिलाकर भी खा सकती हूँ, यानी बिरयानी मुँह में डाली मैं बाद में कोल्ड ड्रिंक भी पी सकती हूँ, यानी दोनों को मैं एक साथ भी यूज़ कर सकती हूँ। तो इसी तरह से सी हैश के कोड को हम लोग VB.NET के प्रोजेक्ट के अंदर इसको मिलाकर, यानी इन दोनों को आपस में जोड़ कर भी इसको इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं इस चीज़ को, कि हम लोग एक चीज़ के होते हुए दूसरी चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। एक कोड के होते हुए हम लोग किसी प्रोजेक्ट पे दूसरे कोड को भी, दूसरी लैंग्वेज को भी हम यूज़ कर सकते हैं जो .NET फ्रेमवर्क से सपोर्टेड होती है। उस चीज़ को हम लोग लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी बोलते हैं। उसके बाद आता है JIT कंपाइलेशन। अब जो हमारा सोर्स कोड होता है वो डायरेक्टली तो MSIL कोड के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता है। पहले क्या होता है कि हमारे पास, देखो जैसे मैंने आपको पहले भी एक डायग्राम से समझाया कि ये मेरे पास क्या था, ये मेरा सी हैश का कोड था। जब मैंने इसको कंपाइल किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया मेरे MSIL कोड के अंदर। फिर वो जो कोड था वो किस में, नेटिव मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो जब मैंने इस सोर्स कोड को, जब मैंने कन्वर्ट करना था जब मैंने इसको कंपाइल करना था, वो तो सिंपल मैंने कंपाइलर यूज़ करके इसको MSI कोड के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया। लेकिन जो मेरा MSIL कोड है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता है, बल्कि इसको नेटिव मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैं एक कंपाइलर यूज़ करती हूँ। उस कंपाइलर को कहा जाता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर, ठीक है। यानी एट अ टाइम मशीन कोड के अंदर जो कन्वर्ट कर देता है MSIL कोड को, उस चीज़ को हम बोलते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर। यानी इस चीज़ को कंपाइल करने के लिए मैं सिंपल कंपाइलर यूज़ करती हूँ, लेकिन जब MSIL को जब मैंने मशीन के अंदर कन्वर्ट करना है तो इस चीज़ को मैं बोलती हूँ ये मेरा जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है, जो कि नेटिव कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फिर ये जो नेटिव कोड होता है ये मेरे CPU के ऊपर जाके रन होता है, ठीक है। यानी अब इस मशीन कोड ने भी तो किसी ना किसी जगह पर जाकर रन होता है, फिर ये हमारे CPU पे जाके एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद हमारा जो एप्लीकेशन होता है प्रॉपर तरीके से वो बन जाता है। तो इस तरह से हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। ये हमारे रूल थे, रोल ऑफ MSIL के .NET फ्रेमवर्क के अंदर। अगर मैं इसके की फीचर्स की बात करती हूँ तो हमारा जो MSIL था वो कंप्रीहेंसिव इंस्ट्रक्शन सेट प्रोवाइड करता है। यानी इंस्ट्रक्शन सेट क्या होते हैं कि जो मेरा सबसे पहला सोर्स कोड था MSIL में कन्वर्ट होने से पहले, वो इंस्ट्रक्शन सेट यानी कि वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर था। फॉर एग्जाम्पल सी हैश के ही हम लोग लेके चलेंगे तो क्या था कि वो पहले कोड जो था वो हमारा सोर्स कोड जो था वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग में था। उसमें हम लूप्स यूज़ कर रहे थे, हम लोग डिफरेंट ब्रांचेस यूज़ कर रहे थे, उसमें हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज़ कर रहे थे, उसमें मेमोरी एक्सेस यूज़ कर रहे थे। तो ये सारे का सारा मेरा हाई लेवल प्रोग्रामिंग में था। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने .NET फ्रेमवर्क बनाने के लिए क्या किया कि मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया, यानी हमारे MSIL को एक पावरफुल इन्वायरमेंट मिल जाता है हमारी लैंग्वेजेस के लिए। उसके बाद सिक्योरिटी,
ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन CLR परफॉर्म द कोड वेरिफिकेशन टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ MSIL। अब ये जो हमारा MSIL कोड है ना, ये हमारे CLR के साथ भी अटैच होता है, CLR की हेल्प से ही वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कंपाइलिंग कॉमन लैंग्वेज रन टाइम होता है, ये कंपाइलिंग का काम ही करता है ना, जो हमारे सोर्स कोड को MSIL कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें बेसिक रोल जो होता है हमारा CLR का ही होता है, ठीक है। यानी सोर्स कोड से जो कोड MSIL में कन्वर्ट होता है, उसमें जो कंपाइलर होता है वो CLR का यूज़ करता है। तो जब CLR का यूज़ करते हैं तो हमारे MSI कोड की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है, उसको वेरीफाई करता है और इसकी सिक्योरिटी को भी बढ़ा देता है, इन्हेंस कर देता है। उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या होता है कि जितने भी एक्सेप्शंस आते हैं, अब CLR की सबसे कॉमन टाइप में कॉमन जो हमारे पॉइंट्स थे उनमें ये डिस्कस किया था ना कि जो भी एक्सेप्शन, जो भी एरर्स आते हैं वो हमारी .NET एप्लीकेशंस के अंदर वो उसको इसके अंदर बिल्ट इन सपोर्ट, यानी आप कह सकते हैं बिल्ट इन एक्सेप्शन हैंडलर्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली एरर्स को क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो इसके अंदर भी वही फीचर्स हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, हमारा जो इसका लास्ट पॉइंट है वो है MSI एग्जीक्यूशन प्रोसेस। अब जैसे मैंने आपको वो डायग्राम सी बनाकर आपको दिखाई थी कि किस तरह से हमारा कोड जो है C# का वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे MSI कोड के अंदर। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे उसका प्रोसेस मिल जाएगा। जब आप सोर्स कोड के अंदर .NET लैंग्वेज में कोई भी कोड लिखते हैं, सोर्स कोड लिखते हैं, तो कंपाइलर क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है MSIL कोड के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, यहाँ पर मैंने C# में कोड लिखा है, आउटपुट शो कराई है console.writeline hello world, ठीक है। C# में हम लोग इसी तरह से printf यानी आउटपुट दिखाते हैं, console.writeline hello world लिखते हैं। तो जब मैंने इसको MSIL के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी ये हमारा सोर्स कोड है, जब मैंने इसको इस लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना है तो वो हमारे पास बैक एंड पे कुछ इस तरह से आप लोगों को जो है वो एक बैकग्राउंड सा देगा, कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग अपने अगर एग्ज़ाम में लिखना चाहते हैं तो लिख ले, अदरवाइज़ आप खुद से एक अच्छी सी डायग्राम बनाकर भी दिखा सकते हैं। यानी हेलो वर्ल्ड है, ये सोर्स कोड है हमारा। तो जब मैंने इसको कन्वर्ट किया MSIL कोड के अंदर तो वो कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद यानी ID स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद इसने कॉल किया किसको, बैकएंड पे उसने system.console को कॉल किया कि राइट लाइन कर दे, स्ट्रिंग जो है उसको राइट कर दे, लेकिन अभी इसकी आउटपुट नहीं आएगी, जो आउटपुट है वो मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट होगी। उसके बाद MSIL टू नेटिव कोड, फिर जब एप्लीकेशन को हम रन करते हैं तो CLR जो है वो जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन का यूज़ करते हुए MSIL को, यानी जो माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज है, उसको नेटिव मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है और फिर वो CPU उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है। तो कंपाइलेटिव कोड में एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होता है कि हमारे पास जो आउटपुट आती है वो कुछ इस तरह से हेलो वर्ल्ड में आती है, ठीक है। अब हम जो है आगे आगे लेक्चर्स आते जाएंगे तो हम C# के प्रोग्राम्स करेंगे जिससे आपको मैं ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाऊँगी। होप सो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट छोड़ कर जाए। अगर इससे रिलेटेड फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी शॉर्ट वाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। इससे आने वाले जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंशाल्लाह हम पूरी आउटलाइन जो है कवर करेंगे, एंटरप्राइज़ का पूरा कोर्स करेंगे। तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेलोज़ को भी शेयर करें ताकि वो भी इससे नोट्स ले सके, अच्छे से लेक्चर ले सके। थैंक यू।